Yes, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan, and today we will start NCRT class 8th History chapter 2nd from Trade to Territory part 1. From trade to territory, the company establishes power. व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है. औरंगजेब was the last of the powerful Mughal rulers. मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था. He establishes control over a very large part of the territory that is now known as India. उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर रखा था. After his death in 1707, many Mughal governors, subedars and big jamidars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी अपनी ताकतें दिखाने लगे थे. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. उन जमींदारों और सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी. जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में स्थापित नहीं रह सकी. जनरली जब तक मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था, क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब बहुत ज़्यादा पावरफुल शासक थे, उन्होंने इंडिया के सभी स्टेट्स पर अपना कंट्रोल स्थापित कर रखा था. जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, उनके बाद के जो शासक हुए वो उतना पावरफुल नहीं रहे, और इसके कारण जो क्षेत्रीय रियासतें थी, जो स्टेट्स थे, जो मुगल एम्पायर के अंतर्गत आते थे, वो अपने आप को फ्री करने लगे. ठीक है. By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी. Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी. How then did they come to be masters of a vast empire? In this chapter, you will see how this came about. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन में वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे. इस चैप्टर में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ. नाउ फिगर 1. जनरली आजकल जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न है, आपके पेपर्स में इमेजेस भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं. ठीक है. इमेजेस जो है वो 5 to 10 मार्क्स के आते हैं. उसे पूछ लेता है कि जो पर्टिकुलर इमेज पेपर में दिया गया है वो क्या शो करता है. तो हम जो है इमेज को भी ध्यान से जो है देखते हुए चलेंगे. नाउ फिगर नंबर 1. बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन. कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी का ये चित्र है. After Aurangzeb, there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continued to be symbiotically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as the natural leader. Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar was forced to leave
the kingdom and his son were shot in cold blood. औरंगजेब के बाद कोई भी मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं रहा, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों की महत्ता बनी रही। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। उस टाइम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लगभग 80 इयर्स के थे। जब विद्रोह कुचला गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला गया। मैं आपको बहादुर शाह जफर से एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जनरली जो बहादुर शाह जफर थे वो एक बहुत ही फेमस उर्दू शायर भी थे। बहादुर शाह जफर को जब हमारा 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ, आंदोलन हुआ, ठीक है, 1857 की क्रांति के समय जो बहादुर शाह जफर थे उनको भारत का नेता मतलब लीडर बनाया गया। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना लीडर घोषित किया। लास्ट में जब हडसन द्वारा यह विद्रोह दबाया गया तो जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे अपने बेटे और पत्नियों के साथ हुमायूं के मकबरे में वो छिप गए थे वहाँ पर। बाद में जब हडसन को पता चला कि वहाँ पर छिपे हुए हैं, वहाँ पर उनको पकड़ने के लिए गया तो हडसन जो था उसको भी उर्दू का थोड़ा नॉलेज था। उसने बहादुर शाह जफर से कहा, दमदमे में दम नहीं है खैर बांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो जफर साहब ने बड़े ही साहस के साथ उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बाद में जब हडसन ने बहादुर शाह जफर से वादा किया कि वो उनको कुछ नहीं होने देंगे तो वो बाहर आए, लेकिन बाद में बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उनको रंगून यानी वर्तमान में जो म्यांमार है वहाँ भेज दिया गया। उनके तीनों बेटों को मार डाला गया। बहादुर शाह जफर के साथ उनकी जो बेगम थी जीनत महल, उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। उनको भी उनके साथ रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई थी। बहादुर शाह की कब्र पर आज भी ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं, इतना बदनसीब है ये जफर कि दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली कुए यार। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आना। In 1600, the East India Company acquired a character from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। ठीक है, यानी 1600 में जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से एक इजाज़तनामा यानी चार्टर हासिल किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी देश थे उनके साथ व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. इसका मतलब यह था कि इंग्लैंड की और कोई भी व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रतिस्पर्धा या होड़ नहीं कर सकती थी। With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी यानी खोज सकती थी। वहां से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में
ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। The company did not have to fear competition from other English trading companies. कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भी भय नहीं था। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell cheap. उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। अगर किसी दुकानदार के पास सिर्फ एक ही कस्टमर हो तो वो कस्टमर जितने भी रुपए में चाहे वो चीज़ें खरीद सकता है, मतलब जितनी सस्ती करवाना चाहे वो चीज़ों को सस्ता करवा सकता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उस टाइम पे जो है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कोई और वाणिज्यिक कंपनी कंपटीशन के लिए नहीं थी, इसलिए जो है उसको मुनाफा होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे। ठीक है, वो आराम से इंडिया से जो है सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ब्रिटेन के मार्केट में बेच सकता था। द रॉयल चार्टर हाउएवर could not prevent other European powers from entering the eastern markets. लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपियन ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। By the time the first English ship sailed down the west coast of Africa, round the Cape of Good Hope, and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। ठीक है, जनरली ये कह रहा है कि जब तक जो ब्रिटिशर्स थे, जब तक ब्रिटिशर्स अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप है, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचते, सूरत तट पर, तब तक जो पुर्तगाल था, पुर्तगाली व्यापारियों ने जो है पुर्तगाली व्यापार भारत के पश्चिमी तट पर यानी काली कट पे जो है पहुंच चुके थे। नाउ in fact it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered sea route to India in 1498. पुर्तगाली यात्री वास्को दी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कई बार आता कि भारत की खोज किसने की, तो पुर्तगाली खोज यात्री वास्को डी गामा ने कब की, 1498 में की थी। ठीक है, तो भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा और अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। नाउ by the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scene. 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे, वो भी इंडिया तक पहुंच गए थे और कुछ समय बाद फ्रेंच व्यापारी भी सामने आ गए। ठीक है, इस तरह हम देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एलिजाबेथ से चार्टर तो ले लिया था, ठीक है, जिससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश की दूसरी कंपनियों के साथ जो है
प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन नहीं करना पड़ा, लेकिन ये जो उनके पास चार्टर था वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को नहीं रोक सकता था। इसके चलते ब्रिटिशर्स के भारत में आने से पहले ही पुर्तगाली, डच और फ्रेंच पहुंच चुके थे। The problem was that all the companies were interested in buying the same things. और समस्या तो यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी ही चीजें खरीदना चाहती थी। The fine qualities of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। Pepper, cloves, cardamom and cinnamon too were in great demand. काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी यूरोपीय बाजारों में जबरदस्त मांग थी। Competition amongst the European companies inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased. यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती इस प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी थी और उनसे मिलने वाला मुनाफा यानी लाभ गिरने लगा था। The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to fierce battle between the trading companies. Through the 17th and 18th century, they regularly sank each other's ships, blocked routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms and trading posts were protected through fortification. लिहाजा व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का एक ही रास्ता था कि वे अपनी कॉम्पिटिटर्स कंपनीज को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जों की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती या रास्ते में रुकावटें खड़ा कर देती या फिर माल से लदे हुए जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। This effort to fortify settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politics. Let's see how this happened. अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी इन व्यापारियों के टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह सब कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल में व्यापार शुरू करती है, ये हम अपने अगले लेक्चर वीडियो में देखेंगे। यहाँ एक वर्ड है फरमान। फरमान मीन्स अ रॉयल एडिक्ट, अ रॉयल ऑर्डर। फरमान का मतलब होता है जनरली एक शाही आदेश, ठीक है, राजा द्वारा दिया गया आदेश। तो आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। नाउ टुडेज क्वेश्चन, इन विच ईयर औरंगजेब वाज डाइड।
मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।